बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से है। प्रूव दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर और चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो में भी हो सकता है या कॉलम के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम आर्गूमेंट रहेगा। तो हम जनरली इसको प्रूव करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जो उसका ऑर्डर m/n का होगा। तो हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स लेट ए, जिसको हमने ए से डिनोट किया मैट्रिक्स को। ये m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट हम लिख रहे हैं A11। फर्स्ट रो है तो यहाँ पर 1 रहेगा शुरुआत में, और बाद वाला जो था वो कॉलम को डिनोट करता है। फर्स्ट कॉलम में था तो 1 है, सेकंड कॉलम है तो 2 है, ऐसे ये थर्ड कॉलम होगा तो ये 3 होगा। फर्स्ट रो है तो 1 1 ये चलता रहेगा इसी तरीके से एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये जो कि ऑर्डर इसका मैट्रिक्स का m/n है, तो यहाँ पर m होंगे रो और n होंगे कॉलम। तो लास्ट कॉलम जो होगा nth कॉलम होगा, इसलिए इसे 1n लिखा गया एलिमेंट का एड्रेस। इसी तरीके अब सेकंड रो शुरू हो रहा है तो A2 होगा, यानी सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम है तो 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 2 2 हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम है A3 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर सेकंड रो nth कॉलम है, ये nth कॉलम है तो यहाँ पर n आएगा। इसी तरीके से हम अगर थर्ड रो लिखें तो 3 1 A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n होगा। इसी साथ साथ 4 5 एंड सो ऑन। जब हम mth रो लिखेंगे तो m और फर्स्ट कॉलम है तो AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन, और nth कॉलम है तो AMn लिख दिया जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। अब हम अगले पेज पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब मैट्रिक्स लेंगे। आपको मालूम है सब मैट्रिक्स कैसे मिलता है। तो सब मैट्रिक्स मिलता है जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसके कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है उसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक सब मैट्रिक्स ली है। अगर हम सब मैट्रिक्स को AR से ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है वो R है। तो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर R, तो R ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये होगा इसमें R रो होंगे और R ही कॉलम होंगे। लेकिन हमने कहाँ से ली है, मतलब कौन से रो ली है, तो इसके बारे में भी लिख देते हैं। टू दी let a sub matrix AR of order R to the first R रो, यानी रो जो हैं शुरू के जो रो हैं R उनको लिया है। जैसे शुरू के अगर 3 होते तो 1 2 3 ले लेते, और 3 रो लिए तो 3 कॉलम भी हम यहाँ पर लेंगे। तो शुरू के हमने ले लिए, यानी इस तरफ वाले नीचे वाले इनको छोड़ दिया है, ऐसा समझिए। ऑफ किसका लिया है ये, ऑफ दी मैट्रिक्स A, जो हमने मैट्रिक्स A ली थी उसके शुरू के R रो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, हालांकि ये मैट्रिक्स है लेकिन आपको मालूम है मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये कंडीशन जो है वो, ये 3 कंडीशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे वो 3 बातें यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर A यहाँ पर इफ़ 2 रोज़, यानी हम पहले रो की बात कर लेते हैं क्योंकि सेम आर्गूमेंट जो है वो कॉलम के लिए हो जाएगा। तो इफ़ 2 रोज़ आर इंटरचेंज,
interchange than any determinant AR either remain unaltered, यानी बदलेगा नहीं, अल्टर माने बदलना, अनअल्टर नहीं बदलेगा नहीं, और change into AR। आपको मालूम है कि माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ AR। यहाँ पर बात चल रही है जो हमने एक सब मैट्रिक्स ली थी, उस सब मैट्रिक्स AR ली थी, उसका जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसके दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो अगर मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है तो चेंज, अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है तो चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो होगी मैट्रिक्स जो होगी डिटर्मिनेंट जो होगी रिमेन अनअल्टर होगी, या तो बदलेगी नहीं, और बदलेगी तो उसका सिर्फ साइन बदलेगा, यानी पॉजिटिव से उसकी वैल्यू, उसका साइन निगेटिव होगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की उसका यूज़ कर रहे हैं, बी प्रॉपर्टी। इफ़ वन रो, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हीं तीन प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। इफ़ वन रो इज़ multiplied by k, then any determinant AR determinant becomes k times of determinant AR। आपको मालूम है किसी भी रो में अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू जो होती है k टाइम्स बढ़ जाती है, यानी k टाइम्स हो जाती है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो बढ़ना और घटना k की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी रो इज़ चेंज्ड, यानी कोई रो चेंज किया जाए, वाई एडिशन टू इट another row, then any determinant AR either remains unaltered, या तो बदलेगी नहीं, बदलेगी उसी केस में नहीं जबकि ये ज़ीरो होगी, और चेंज, इसका रो ज़ीरो होगा पूरा, चेंज इनटू ए सम ऑफ टू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो हमने ये लिखा है, इफ़ एनी रो इज चेंज्ड बाय एडिंग इट टू द अनदर रो, देन एनी डिटर्मिनेंट AR आइदर रिमेन अनअल्टर, या तो वो बदलेगी नहीं, अगर रो जिसमें जोड़ा जा रहा है रो दूसरा, वो सभी एलिमेंट उसके ज़ीरो होंगे तो बदलेगी नहीं, और बदलेगी भी तो फिर क्या होगा, और चेंज इनटू सम ऑफ टू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, या बदलेगी भी तो दो ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट हैं उनके सम की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने पहले वाला जो प्रॉपर्टी लिखी थी, इसको हम रफली यहाँ पर दिखाना चाहते हैं।
कि कोई अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हो ABCDEFGHI, तो इनके दो रो को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो आपको मालूम है माइनस साइन आ जाता है अगर हम फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। DEF ऊपर पहुंच गया और ये यहाँ पर नीचे आ गया। ये हमारा था पहला वाला स्टेटमेंट में इसी चीज़ को लिखा था, लेकिन जैसे कि ये डिटर्मिनेंट ही सब एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो फिर ये चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ लिखी थी पहले वाले में, इसको आपको लिखना नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट था कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है, यही डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें हर मतलब किसी भी रो में, हम फर्स्ट रो में अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम है कि पूरी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो होगी वो k से बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी ABCDEFGHI ये k टाइम्स हो जाएगी। ये बताया कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के किसी रो में अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये k टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर इसी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को हम ले लें तीसरा वाले में, उसके दो रो को आपस में इनको ऐड कर दें सी वाले में। पहले में दूसरे को ऐड कर दें, पहले में दूसरे को ऐड करेंगे A+D हो जाएगा, B+E हो जाएगा और C+F हो जाएगा। और ये बाकी तो हमने वैसे ही लिखने एलिमेंट यानी सेकंड और थर्ड वालों को। तो ये बोला गया है कि या तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी वरना कि ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये वैल्यू तो वही पहली वाली ABC के बराबर रहेगी। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा कि इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पहले ये तो कॉमन रहेगा DEFGHI DEF और GHI। बाकी देखिए पहले वाले में आप ये वाले एलिमेंट लिख दें ABC, दूसरे वाले में ये वाले एलिमेंट लिख दें DEF। वो अलग बात है आपकी कि ये दोनों सेम है और ये वैल्यू जब किसी डिटर्मिनेंट में सेम होती है तो ये वैल्यू हो जाती है ज़ीरो के बराबर, यानी ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपको मिल गई। ये चीज़ें उसको वहाँ पर लिखी हुई थी लैंग्वेज में, वो आपको लिखना होंगी इसलिए हमने इसको लिख दिया है, बोला है उसको आप समझ लीजिएगा। इसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर से। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमने रो के लिए सारे आर्गुमेंट कर दिए और इसी को अगर हम कॉलम के लिए कर लें तो आप जो कि ये इसमें लिखा हुआ था कि रो कॉलम दोनों के लिए बताना है तो आपको भी इसमें लिख देना चाहिए कि सिमिलर आर्गुमेंट will apply to the elementary transformation on कॉलम, क्योंकि हम लोग को ये रो के लिए लिखा था तो कॉलम्स के लिए भी ये आर्गुमेंट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स B लेंगे जो कि A की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है ABC, इससे पता चल रहा है कि अगर A में R ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, यानी सभी डिटर्मिनेंट R ऑर्डर की अगर A में ज़ीरो है तो वो फिर B में भी R ऑर्डर की सभी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होंगी। जो हमने ABC अभी लिखा है उसके बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं और फिर हम इसके बेस पर कह देंगे कि B की रैंक जो होगी वो A से कम होगी या इक्वल होगी। तो इसी को हम लिख देते हैं जो भी हमने बोला है। Let the matrix B be equivalent को हम लोग इक्विवेलेंट टू A, इक्विवेलेंट को डिनोट करते हैं A इक्विवेलेंट टू B। अगर A B के इक्विवेलेंट होता है तो उसका सीधा मतलब B इक्विवेलेंट टू A भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 A B and
सी यानी 3 नंबर ने जो प्रॉपर्टी दी थी नाम, इट इज़ क्लियर दैट, ये यहाँ से पता चल रहा है, इफ़ ऑल दी डिटरमिनेंट्स यानी जितनी भी डिटरमिनेंट्स हम बनाते हैं ऑफ ऑर्डर आर की इन ए आर ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो होती हैं सभी, तब इन प्रॉपर्टी यानी ए बी सी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। देन ऑल, और चूँकि बी इक्विवेलेंट है के इसलिए ऑल दी डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर आर इन बी विल आल्सो बी ज़ीरो, तो और ऑर्डर की सारी डिटरमिनेंट इसमें भी ज़ीरो होंगी। तो इस बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो वी की जो रैंक है वो लेस देन या इक्वल टू होगी ए की रैंक के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। लेकिन ए अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है बी के, तो हमने ऊपर भी लिखा कि वी भी तो फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी ए के। तो सेम आर्गूमेंट जब इसके लिए रहेगा तो फिर वी की रैंक भी ए की जो रैंक होगी वो भी तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी बी के लिए, क्योंकि ए बी दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, दोनों के लिए ये बात लागू हो जाएगी। यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और हम दोनों का अगर इस्तेमाल करते हैं एक साथ फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस का, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की जो रैंक है वो इक्वल होगी बी की रैंक के। यानी दो मैट्रिक्स अगर वो इक्विवेलेंट होती है तो उससे इसका सीधा रिजल्ट निकलता है कि दोनों की रैंक ए और बी की रैंक आपस में इक्वल होती है। ये दोनों अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है बी के, तो उसका सीधा रिजल्ट ये निकलेगा कि ए की जो रैंक होगी वो बी की रैंक के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको मालूम ही है कि यहाँ पर बी की रैंक ए से लेस देन थी या इक्वल थी, ऐसी ए की रैंक बी की रैंक से लेस देन थी या इक्वल थी। दोनों एक साथ तभी ट्रू हो सकते हैं जब दोनों की रैंक बराबर हो, इसलिए इसको हमने लिया था और ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।